Hello everyone, I welcome you all to the next video in the frequently asked topic series in which we are discussing very important topics from the perspective of your prelims examination. So today's topics are various acts that are related to the governance of forest. So basically there are three acts that are related to forest governance. Indian Forest Act 1927, Forest Conservation Act 1980 and Forest Rights Act that was passed in 2006. तो एक एक करके देखते हैं कि इनमें इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं. सो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, ये इस एक्ट का नेचर क्या है? इस एक्ट का नेचर है टू एस्टैब्लिश द कंट्रोल ऑफ स्टेट ओवर फॉरेस्ट रिसोर्सेज. तो आप हर एक्ट का थोड़ा नेचर है उसको समझने की कोशिश करें. दैट विल हेल्प यू इन एलिमिनेटिंग द वेरियस ऑप्शन. तो हाउ डज द एक्ट एस्टैब्लिशेस द कंट्रोल ऑफ स्टेट ओवर फॉरेस्ट रिसोर्स? बाय क्लासिफाइंग द फॉरेस्ट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. ठीक है, इट कैन बी रिजर्व फॉरेस्ट, इट कैन बी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इट कैन बी विलेज फॉरेस्ट. और ये एस्टैब्लिश करता है कि कैसे जो डिफरेंट फॉरेस्ट के प्रोड्यूस हैं, कैसे जो टिम्बर है उसको कैसे ट्रांजिट किया जाएगा, उस पर लेवी या टैक्स कैसे लगाए जाएंगे, क्या डिफरेंट पेनल्टीज होंगी अगर पर्टिकुलर प्रोविजंस को नहीं फॉलो किया गया, या डिफरेंट फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं वो कैसे अपने जो डिफरेंट प्रोविजन एक्ट हैं वो कैसे एनफोर्स कर पाएंगे. इन सारी बातों को बेसिकली ओवरऑल रेगुलेशंस ऑफ ऑल दीज कंट्रोल विद रिस्पेक्ट टू फॉरेस्ट इज गवर्न्ड बाय इंडियन फॉरेस्ट एक्ट. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो इट बेसिकली डिफाइंस द स्टेट ओनरशिप and it regulate the uses of forest as I just told you. हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से? एक तो ये जानना इंपॉर्टेंट है कि नेचर क्या है, तो नेचर हमको समझ में आ गया. और क्या इंपॉर्टेंट है? और ये जानना इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट में डिफरेंस क्या है. तो डिफरेंस कुछ ज्यादा नहीं है. रिजर्व फॉरेस्ट जैसा कि नाम से क्लियर है, इट इज फार मोर रिजर्व. इनमें जो डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है ज्यादा होता है. All the three types of reserve forest, protected forest and village forest, all three types of reserve are notified by state government. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करते हैं. तो ये थोड़ा सा इसको याद कर लीजिए आप. ठीक है, तो यूपीएससी पूछ सकता है. दूसरा इंपॉर्टेंट है कि रिजर्व फॉरेस्ट में प्रोटेक्शन ज्यादा होती है. इन जनरल द ह्यूमन एक्टिविटीज आर प्रोहिबिटेड. इन जनरल द एक्टिविटीज आर प्रोहिबिटेड अनटिल एंड अनलेस दे हैव बीन allowed by the state government by notification. ठीक है, तो रिजर्व फॉरेस्ट में जनरली एक्टिविटी परमिसेबल नहीं होती हैं. ऑन द अदर हैंड देयर आर फार मोर ग्रेटर डिग्री ऑफ एक्टिविटीज दैट आर परमिसेबल अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. तो बस इतना ही डिफरेंस है कि ये जो प्रोटेक्शन है थोड़ा ज्यादा होता है रिजर्व फॉरेस्ट में. तो विलेज फॉरेस्ट क्या है साहब? विलेज फॉरेस्ट आर ए पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट. ठीक है, तो ये दे आर ऑल्सो रिजर्व फॉरेस्ट, पर उनकी पर्टिकुलर कैटेगरी है. कौन सी कैटेगरी है? इन दिस कैटेगरी स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, रिजर्व फॉरेस्ट को या उसके एक पार्ट को एक पर्टिकुलर विलेज कम्युनिटी को मैनेज करने के लिए दे देते हैं. मैनेज करने के लिए देने का मतलब यह है बेसिकली कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट है ये डिसाइड करती है कि किस तरह का राइट्स एंड किस तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्टिकुलर विलेज कम्युनिटी का उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट पे रहने वाला है. एंड दैट पर्टिकुलर फॉरेस्ट विल बी कॉल्ड विलेज फॉरेस्ट. तो बेसिकली आप बस इतना ही समझिए कि रिजर्व फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है एंड बाकी में थोड़ा कम डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है. एंड द नेचर ऑफ एक्ट इज टू एस्टैब्लिश स्टेट ओनरशिप ऑफ द फॉरेस्ट. एक इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि अभी रिसेंटली 2017 में एक अमेंडमेंट हुआ है इस एक्ट में. उस अमेंडमेंट से क्या हुआ है, बम्बू जो है, बैम्बू इज नो लॉन्गर ए ट्री अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट व्हेन इट इज ग्रोन इन नॉन फॉरेस्ट लैंड. अर्लियर क्या होता था, नॉन फॉरेस्ट लैंड बेसिकली प्राइवेट लैंड पे भी अगर बैम्बू का उत्पादन होता था तो उसको टिम्बर ट्रीट करते थे, ट्री ट्रीट करते थे, और ये पर्टिकुलर एक्ट उस पर लगता था. इस पर्टिकुलर एक्ट का लगने का मतलब है पूरी फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल उस पर्टिकुलर प्रोड्यूस पे होता था. तो गवर्नमेंट ने उसको भी रिमूव कर दिया है. ठीक है, नॉन फॉरेस्ट एरिया में अगर बैम्बू का प्रोडक्शन होता है तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ए ट्री. ऑन द अदर हैंड फॉरेस्ट एरिया में इट विल स्टिल बी ट्रीटेड एज इट विल स्टिल बी गवर्न्ड बाय इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ओनली. तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए. अच्छा, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, ठीक है, जैसा नाम से क्लियर है, इसका जो प्राइमरली एम है वो कंजर्वेशन है. इसका प्राइमरी एम है ओनरशिप, रेगुलेशन, रेवेन्यू जनरेशन. इसका जो प्राइमरी एम है वो है कंजर्वेशन. तो ये फॉरेस्ट को कंजर्व करने की बात करता है. तो कैसे करेगा ये? ऐसे करता है ये स्टेट गवर्नमेंट पे कंट्रोल एस्टेब्लिश करता है. स्टेट गवर्नमेंट या कोई अथॉरिटी फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए डाइवर्स नहीं कर सकती विदाउट द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि वो फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट जो कन्वर्जन है उनको कंट्रोल में रखे, उनको चेक में रखे, सो दैट फॉरेस्ट कैन बी सस्टेनेबली मैनेज्ड. एंड फॉर दैट इट प्रोवाइड फॉर ए फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी. जो एडवाइजरी कमेटी है सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइज करती है कि फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट जो कन्वर्जन हो रहा है किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए. तो मोटा मोटा आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा ड्राइविंग सीट में बैठा देता है और ये अलाउ करता है कि वो इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट नॉन फॉरेस्ट जो कन्वर्जन हो रहे हैं उनको गवर्न कर पाए, उनको रेगुलेट कर पाए. ठीक है, सो ये मोटा मोटा आपको क्लियर हो गया.
नेक्स्ट पीस ऑफ इंपॉर्टेंट एक्ट इज फॉरेस्ट राइट एक्ट। क्या है फॉरेस्ट राइट एक्ट? जैसे कि नाम से क्लियर है, इट एस्टेब्लिशेस सर्टेन राइट्स, ठीक है, कुछ राइट्स ये देता है। किनको देता है? ये देता है ट्राइबल्स को, शेड्यूल्ड ट्राइबल्स हु हैव बीन ड्वेलिंग इन द फॉरेस्ट एरिया एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी। अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी का मतलब है जो ट्राइबल्स नहीं है लेकिन फिर भी वो फॉरेस्ट में ड्वेल कर रहे हैं। तो इस जो एक्ट में डेफिनेशन दी हुई है वो बेसिकली दी हुई है कि 3 जनरेशन से वहाँ पे डिपेंडेंट हो फॉरेस्ट के ऊपर, ठीक है। तो इतना टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं है, इतना आपको समझने की जरूरत है कि ट्राइबल्स हैं, नॉन ट्राइबल्स भी हैं, अगर वो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं। अच्छा, किस तरह के राइट्स देते हैं? इंडिविजुअल राइट्स भी हैं एंड कम्युनिटी राइट्स भी हैं। 2 तरह के राइट्स हैं जो ये एक्ट देता है। इंडिविजुअल राइट्स मतलब एक पर्टिकुलर प्लॉट ऑफ लैंड है, उसमें माना जाएगा कि आपका अधिकार है, ठीक है। इंडिविजुअल राइट टू कल्टिवेटेड लैंड इन फॉरेस्ट लैंड। एंड कम्युनिटी राइट्स क्या होंगे? कम्युनिटी राइट्स हैं जो एज कम्युनिटी एज ए होल एंजॉय करती है। किस किस टाइप के राइट्स कम्युनिटी राइट्स में आ सकते हैं? फॉर एग्जांपल एक्सेस टू ए पास्चर लैंड, ठीक है, कहीं पे जो आप अपने गाय भैंसों को चराने जाते हो उस तरह का पास्चर लैंड, बकरी को चराने जाते हो, ठीक है। एक्सेस टू ए पर्टिकुलर वाटर बॉडी, ठीक है, जहाँ पे आप फिशिंग करते हो या कुछ करते हो, या ट्रेडिशनली कोई एक्टिविटी आप एज ए कम्युनिटी करते हो, तो उस तरह के राइट्स को भी ये रिकॉग्नाइज करता है ये पर्टिकुलर एक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट इंडिविजुअल राइट बट कम्युनिटी राइट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है? और इंपॉर्टेंट है कि ये राइट ऑफ ओनरशिप एस्टेब्लिश करता है किन पे? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या है? दे आर ऑल नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस विच इंक्लूड्स बैम्बू। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है कि एमएफ फॉरेस्ट राइट एक्ट में बैम्बू इज ट्रीटेड एज नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, दैट इज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो बेसिकली जो ट्राइबल्स होते हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर वेरियस रीजन्स, ठीक है, वेरियस रीजन्स। साल के पत्ते इकट्ठा करेंगे, ठीक है, उसका इकोनॉमिक यूज करते हैं, और डिफरेंट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस गोंद को इकट्ठा करते हैं। डिफरेंट छोटे छोटे जो माइनर प्रोड्यूस है उनका बहुत इंपॉर्टेंट लेना देना होता है, नॉट जस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमी but also cultural perspective। तो ये मानस फॉरेस्ट प्रोड्यूस का ownership and access, all these access to collect, use and dispose of such forest produce establish करता है इन community dwellers में, ठीक है, scheduled tribes या traditional forest dwelling community में। तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि ऑल्सो रिकॉग्नाइज करता है राइट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, ट्रेडिशनल नॉलेज। आपने पढ़ा होगा ना, एक्सेस टू नागोया प्रोटोकॉल, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, ठीक है, ये उसी का एक सॉर्ट ऑफ एक्सटेंशन आप मान लीजिए कि ये रिकॉग्नाइज करता है कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज है जो इन कम्युनिटीज के पास है उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को हम रिकॉग्नाइज करें, ठीक है, सो दैट अगर उनका राइट्स का, अगर उनके नॉलेज का कुछ कमर्शियल यूटिलाइजेशन होता है तो बेनिफिट शेयरिंग की बात करी जाए, उनका जायज हक इन ट्राइबल कम्युनिटीज को दिया जाए। तो बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का डायमेंशन इस पर्टिकुलर एक्ट में है, जनरली हम अवॉइड करते हैं समझना, ठीक है। दूसरा क्या है? It also provides rights over developmental activities, ठीक है। इस एक्ट्स में कहा गया कि लीनियर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, छोटे छोटे इरिगेशन कैनाल हो जाएं या छोटे प्रोजेक्ट्स हो जाएं, हॉस्पिटल हो जाए, स्कूल्स हो जाए, ठीक है, इन सब को अलाउ करता है फॉरेस्ट में करना, लेकिन ये सब ग्राम सभा की परमिशन के बाद। तो बेसिकली ग्राम सभा होल्ड्स कंट्रोल ओवर दिस डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। इट टॉक्स अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो ये भी आपको बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और क्या करता है? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है नोडल एजेंसी। नोडल एजेंसी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। Ministry of Tribal Affairs, the nodal agency of Forest Rights Act. Gram Sabha has been vested with the power to determine the nature and extent of rights, both community and forest right. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राम सभा नॉट जस्ट होल्ड्स द कंट्रोल ओवर डेवलपमेंटल एक्टिविटी, इनका रिकमेंडेशन जरूरी है, इनके द्वारा सहमति जरूरी भी है। अगर ऐसा कोई भी फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट डाइवर्जन हो रहा है, ठीक है, इस पर्टिकुलर लीनियर प्रोजेक्ट्स में या आप कह दीजिए स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, जो एक्ट्स एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट्स को अलाउ करता है, उन सब में ग्राम सभा का रिकमेंडेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। उसमें भी एक बहुत सारे लिमिटेशंस हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया ही आप डाइवर्ज कर सकते हैं, 75 पेड़ से ज़्यादा पर एकड़ नहीं कटना चाहिए, कुछ कंडीशंस गवर्नमेंट ने लगा रखे हैं, बट मोर और लेस सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है ग्राम सभा का रिकमेंडेशन जरूरी है। दूसरा है ग्राम सभा होल्ड्स द कंट्रोल ओवर द दिस राइट्स, इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी राइट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है इस एक्ट में कि ग्राम सभा को इतना बड़ा जिम्मेदारी दी गई है। इसके बाद अब सब डिविजनल लेवल पे बात कर लीजिए, डिविजनल लेवल पे बात कर लीजिए। दोनों लेवल पे डिफरेंट लेवल पे कमिटीज हैं, अपीलेट मैकेनिज्म है, उतना आपको जानने की जरूरत नहीं है, बट ये याद रखिए कि ग्राम सभा के पास ये राइट्स है। और क्या है?
इंपॉर्टेंट फीचर है कि राइट्स जो है ये हेरिटेबल होंगे बट ट्रांसफरेबल नहीं होंगे। बेसिकली ऐसा नहीं होगा कि किसी शेड्यूल ट्राइब को आपने राइट दे दिया, ठीक है, फार्म लैंड पे राइट दे दिया तो हेरिटेबल तो है, आपके बच्चों को तो मिलेंगे बट आप किसी को बेच नहीं सकते, ठीक है, ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है। इससे बेसिकली ट्राइबल्स का एक्सप्लॉयटेशन बचता है, ठीक है, ट्राइबल्स एक्सप्लॉयटेशन से बचते हैं, नहीं तो उनको डिफरेंट मनी लेंडर्स के प्रभाव में एक्सप्लॉयटेशन जो उनका होता है डिफरेंट प्राइवेट एजेंसी से, उसके दबाव में आके कई बार राइट्स को ट्रांसफर करने की बात कही जाती है। तो उससे बचाने के लिए इसको नॉन ट्रांसफरेबल माना गया है। अच्छा, अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ दिस एक्ट इज क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट क्या है? अब देखिए, ऐसा होगा कि फॉरेस्ट राइट एक्ट रिकॉग्नाइज करता है राइट्स को, ठीक है, कि कुछ लैंड पे इंडिविजुअल आदमियों का अधिकार है, कुछ पे कम्युनिटी राइट्स का अधिकार है, लेकिन एट द सेम टाइम फॉरेस्ट्स आर ऑल्सो होम टू इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ एरियाज में ह्यूमन एक्टिविटीज एंड द कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मे नॉट गो हैंड इन हैंड। तो उन एरियाज को बोला गया है क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। दे आर सच एरियाज ऑफ नेशनल पार्क और सेंचुरीज on the basis of scientific criteria that are required to be kept inviolate for the purpose of wildlife conservation। वहाँ पे आप बेसिकली जो राइट्स हैं, फॉरेस्ट राइट्स हैं, उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते इंडिविजुअल्स का और कम्युनिटी का, बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, दोनों ऑब्जेक्टिव हैंड इन हैंड नहीं जा सकते। उस केस में भी फॉरेस्ट राइट एक्ट ने कुछ गाइडलाइंस लगाई हैं, ठीक है, कि अगर आप ऐसे केस में अगर उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो, उनको विस्थापित कर रहे हो, उन सब केसों में आपको जो रिसेटलमेंट प्लान है वो पहले तैयार करना है, ग्राम सभा के रिकमेंडेशन जरूरी है। एक भी आदमी को विस्थापित तब तक नहीं किया जाएगा तब तक वो ऑलरेडी इन प्लेस नहीं हो जाए पूरा मैकेनिज्म। तो एक्ट ने कोशिश करी है कि एक्सप्लॉयटेशन रोके ट्राइबल्स का, ठीक है। तो ये एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन में तो काफ़ी चैलेंजेस हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट में, जो मेंस के पर्सपेक्टिव से हम पढ़ेंगे। और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आप ये समझिए कि द प्रोविजन ऑफ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट क्या है और किस पर्टिकुलर एक्ट के तहत आता है, ग्राम सभा कितनी इंपॉर्टेंट है, कितने तरह के राइट्स हैं, इंडिविजुअल राइट्स हैं, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे क्या राइट्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोडल एजेंसी कौन सी है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। और क्या इंपॉर्टेंट है, और ये जानना इंपॉर्टेंट है कि ट्राइबल एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी के लिए राइट्स हैं। तो आई होप आपको फॉरेस्ट राइट एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के बारे में पता चला होगा, एंड दिस विल हेल्प यू इन सॉल्विंग वेरियस क्वेश्चन दैट हैव कम रिलेटेड टू फॉरेस्ट गवर्नेंस। And these are some previous year questions that I would like you to solve on your own, and comment in the comment करिए कि और क्या टॉपिक्स हैं जो हमसे कवर करवाना चाहेंगे, तो हम उनको आगे फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक्स में कवर करने का प्रयास करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के संग शेयर करिए जो प्रीलिम्स दे रहे हैं, एंड लेट अस नो कौन सा टॉपिक्स हम कवर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।